बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें हमने देखा था कि डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है और ये बेसिकली डेडलॉक हैंडलिंग के तरीके थे कि डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे करते हैं। और अभी जो आज का हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे कि डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे की जाती है। तो अवॉइडेंस का वर्ड जो है ये बजाते खुद आपको बता रहा है कि आप पहले से किसी चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। मतलब वो आपको पता होता है कि इसका कोई रिज़ल्ट अच्छा आना है या बुरा आना है और उसके मुताबिक जो है ना आप अपना स्टेप उठाते हैं। जैसे कि आप अगर अपनी मार्केट में या किसी गली के अंदर जा रहे हैं, सामने से आपको नज़र आ रहा है कि एक पागल आदमी आ रहा है, तो आप क्या करते हैं कि आप उससे अवॉइड करते हैं उसे, कि आपको पता है कि अगर आपने उसके साथ कोई बात की या कुछ किया तो वो उल्टा आपके ही मत्थे पड़ जाना है। सेम इसी तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर डेडलॉक अवॉइडेंस से क्या मुराद है कि आपके जो प्रोसेसेस मेमोरी में अवेलेबल हैं और जो रिसोर्सेज उनको चाहिए आप पहले से एंटिसिपेट करते हैं किसी तरीके से, किसी मेथड से, कि आप पहले से ये गैस लगाते हैं कि अगर हम इस तरीके से प्रोसेसेस की एलोकेशन करें, इनको रिसोर्स इस तरीके से एलोकेट करें, तो फिर डेडलॉक आ ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। यानी आप ये कह लें कि फ़र्ज़ किया आपके पास रिसोर्सेज हैं R1 R2 R3 है और आपके पास प्रोसेसेस हैं P1 P2 P3, इनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है और आप पहले से गैस लगाते हैं। मतलब आप पहले पॉसिबल सारे कम्बिनेशन चेक करते हैं। आपको पता है कि P1 को 2 चाहिए रिसोर्सेज, P2 को 3 चाहिए, P3 को 1 चाहिए। तो अगर आप ये सारे, और आपके पास टोटल कितने 3 रिसोर्सेज हैं, अगर आप ये तीनों के तीनों रिसोर्सेज P2 को असाइन कर देते हैं तो P1 और P3 तो बैठ जाएंगे कि भाई अब उन्हें तो मौका ही नहीं मिलना किसी चीज़ का। लेकिन अगर आप यहाँ एक तरीक़ेकार बनाएं कि आप R3 पहले P3 को दे दें, या मतलब एक रिसोर्स उठा के P3 को दे दें, ये 2 रिसोर्स उठा के P1 को दे दें, और जिस टाइम पे ये दोनों अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करें तो फिर अब आप अपने ये तीनों रिसोर्सेज उठा के P3 को दे दें, तो अब आपको भी नज़र आ रहा है कि अब आपको डेडलॉक नहीं हो सकती। अब आपने इसको क्या किया, डेडलॉक को अवॉइड कर लिया। लेकिन अब ये सारा काम आप करेंगे कैसे कंप्यूटर के अंदर? इसके लिए आपको एल्गोरिदम्स चाहिए। मतलब कोई ना कोई ऐसा एल्गोरिदम चाहिए जो फ्यूचर प्रिडिक्शन आपको करके दे दे कि अभी आप इस तरह करो कि R3 पहले एग्जीक्यूट करो, और सॉरी P3 पहले एग्जीक्यूट करो, उसके बाद P1 करो और उसके बाद P2 करो, तो डेडलॉक नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस तरह करते हो कि P2 पहले करते हो और उसके बाद आप P1 या P3 इस तरह करना चाहते हो, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि P2 जैसे ही आएगा तो ये सारे रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो ये दोनों आपके एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। तो ये मतलब एक तरीका है कि एक टेक्निक है जिससे आप डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। और इस डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए जो लॉस है वो ये है कि आपको ऐसा फंक्शन चाहिए जो ये सारी की सारी कैलकुलेशन इन एडवांस करके आपको ये बता दे कि अच्छा ये एक सीक्वेंस है, इसको आप यूज़ करेंगे तो फिर आपकी डेडलॉक नहीं आएगी। और वो फंक्शन जो है ना आपका कंप्यूटिंग इंटेंसिव होता है, मतलब उसको खुद चलने के लिए अच्छी खासी काम करना पड़ता है, जो ये सारी की सारी एंटिसिपेशन करता है। और उसके अलावा जो इसका मतलब प्रैक्टिकल, ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपके प्रोसेसेस ये थोड़ी ही है कि आपके इन एडवांस आपको पता होगा कि ये 3 प्रोसेस मेमोरी में मौजूद हैं और इनको फलाना रिसोर्सेज चाहिए। मे बी आपका पहले एक रिसोर्स प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था और उस टाइम पे 2 मज़ीद प्रोसेस आ गए मेमोरी में, और अब इनकी रिसोर्सेज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट थी। तो मतलब रन टाइम के ऊपर प्रोसेसेस आ रहे होते हैं, उनकी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही होती है, कम ज़्यादा हो रही होती हैं। तो वहाँ पे इस तरीके को आप यूज़ नहीं कर सकते, कि इस तरह से एंटिसिपेट नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो उसके लिए आपको अच्छी खासी कंप्यूटेशनल इंटेंसिव काम करना पड़ेगा, या ऐसे एल्गोरिदम बनाने पड़ेंगे कि जो आपके फ्यूचर को एंटिसिपेट करें और आपको बता दें कि अच्छा ये आपके पास पॉसिबल सोल्यूशन है। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए एक बहुत ही कॉमन एल्गोरिदम है, और ये बैंकर्स एल्गोरिदम के नाम से है। अगर आप ओएस पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने बैंकर्स एल्गोरिदम नहीं पढ़ा तो इट्स मीन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। और ये हो नहीं सकता कि आप कहीं ओएस का कोई एग्ज़ाम देने जाएं, पेपर देने जाएं, या कुछ मतलब टेस्ट देने जाएं और उसमें बैंकर्स एल्गोरिदम का कोई क्वेश्चन ना आए। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बैंकर्स एल्गोरिदम काम कैसे करता है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसको हम डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए कैसे यूज़ करते हैं।
ये मैंने एक सिनेरियो लिखा हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P0, P1 और P2, ये हमारे पास 3 प्रोसेस हैं और ये हमारे पास 3 रिसोर्सेज हैं, R0, R1 और R2, ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं। ये देखें, जिस टाइम पे P0 इन हुआ सिस्टम के अंदर, तो उसने R0 के 2 इंस्टांसेस ऑक्युपाई कर लिए, R1 का एक इंस्टांसेस ऑक्युपाई कर लिया, R2 का उसने कुछ भी ऑक्युपाई नहीं किया। P1 जिस टाइम पे आया, उसने R0 के 1 एक इंस्टांस इसका उठा लिया, R1 के 2 एंगेज कर लिए, R2 के 3 एंगेज कर लिए। मतलब ये रिसोर्सेज थे जो इन्होंने इतने इतने उनके इंस्टांसेस जो है ना वो ऑक्युपाई कर लिए। ये चीज़ तो आप फिजिकल कैलकुलेशन से देख सकते हैं। मतलब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसे जैसे ये ऑक्युपाई करते जा रहे हैं, वहाँ टेबल में अपडेट होता जा रहा है कि अच्छा R0 को कि कितने इंस्टांसेस P0 ने ऑक्युपाई किए हुए हैं। तो ये तो आपके पास रियल इन्फॉर्मेशन है, जो सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास अवेलेबल होती है। और ये आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, आप गैस लगा रहे होते हैं। मतलब आपका एल्गोरिदम जो है, ये बैंकर्स एल्गोरिदम, ये बेसिकली गैस लगा रहा होता है कि अच्छा P0 को एग्जीक्यूट होने के लिए मैक्सिमम 8 इंस्टांसेस R0 के चाहिए, 6 इंस्टांसेस R1 के चाहिए, 4 इंस्टांसेस R2 के चाहिए, और P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए मैक्सिमम इतने इतने इंस्टांसेस चाहिए R0, 1 और 2 के, और P1 और P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए इसी तरह। ये मतलब उसने एक गैस लगा के अपने पास एक टेबल में वैल्यूज़ फीड करनी है कि भाई ये ऑलमोस्ट इतने इतने जो है ना रिसोर्सेज इनको चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करने के लिए। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन ये बैंकर्स एल्गोरिदम की इनपुट होती है। और उसके बाद वो देखता है कि अच्छा मेरे पास ये जो रिसोर्सेज थे R0, R1 और R2, अब ये फ्री कितने पड़े हुए हैं, ये करंटली अवेलेबल कितने हैं। क्योंकि ये देखें, R0 के 2 इंस्टांसेस इसने पकड़े हुए हैं, एक इसने पकड़ा हुआ है, 3 इसने पकड़े हुए हैं, 3, 4, 5, 6 और 2 इंस्टांसेस स्टिल फ्री हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे ये 8 प्रिंटर लगे हुए थे, तो उनमें से 2 प्रिंटर P0 के यूज़ में, एक प्रिंटर P1 के है, 3 प्रिंटर P2 के यूज़ में और 2 प्रिंटर स्टिल फ्री पड़े हुए हैं। और R1 जो है, ये भी समझ लें कोई इंस्टांस है, ये अभी 2 फ्री पड़े हुए हैं, जबकि बाकी ये देखें ये इतने इतने यूज़ में लगे हुए हैं, ये ऑलरेडी ये इंस्टांस यूज़ में है। और R2 भी इसी तरह समझ लें कोई इंस्टांस है, और वो भी ये इतने नंबर ऑफ इंस्टांसेस यूज़ में हैं, और ये एक हमारे पास फ्री पड़ा हुआ है। तो अब आपने सबसे पहले बैंकर एल्गोरिदम क्या करेगा कि वो 1 बाय 1 उन तमाम ये, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेगा बैंकर एल्गोरिदम। फ्यूचर रिक्वायरमेंट में क्या है, वो ये देखेगा कि अच्छा P0 के 2 इंस्टांसेस इसके पास ऑलरेडी हैं, मैक्सिमम इसको 8 चाहिए, तो मज़ीद कितने P0 को R1, R0 के इंस्टांसेस मिले तो ये अपनी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो ये देखें, 8 में से 2 निकालेंगे तो ये 6 आपको इंस्टांसेस चाहिए मज़ीद, अगर आपने R0 वाले रिसोर्सेज सारे P0 को देने हैं तो। अब इसी तरह ये देखें, R1 की वो कहता है कि मैक्सिमम तो इसको 6 चाहिए, और ऑलरेडी एक इसके पास है, तो मज़ीद कितने चाहिए जी, 5 चाहिए। R2 4 जो है ना, इसको मैक्सिमम चाहिए थे, और अभी तक इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसको मतलब है कि मज़ीद 4 इसको R2 के रिसोर्सेज चाहिए। अगर ये सारे रिसोर्सेज इसको मिल जाएं तो ये अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर सकता है। अब सेम इसी तरह आप P1 के लिए कैलकुलेट करेंगे कि P1 को मैक्सिमम 3 चाहिए थे R0 के, और एक इसके पास R0 का है, तो मतलब 3 में से एक निकाल दो तो 2 मज़ीद इसको चाहिए। अब इसी तरह 4 में से 2 निकाल दो तो 2 इसको मज़ीद R1 वाले चाहिए, 5 में से 3 निकाल दो तो 2 इसको मज़ीद R2 वाले चाहिए। सेम इसी तरह अब P2 के लिए आ जाते हैं कि इसको 5 मैक्सिमम चाहिए थे, 3 इसके पास ऑलरेडी हैं, तो 2 मज़ीद चाहिए। ये 3 मैक्सिमम R1 वाले रिसोर्सेज इसको चाहिए थे, एक इसके पास ऑलरेडी है, तो मज़ीद 2 चाहिए। और इसी तरीके से 3 इसको R2 वाले इंस्टांसेस चाहिए थे, और 2 इसके पास ऑलरेडी हैं, तो एक मज़ीद चाहिए। तो ये उसने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको एंटिसिपेट कर दिया। अब वो क्या करेगा, जो बैंकर्स एल्गोरिदम का प्रोसीजर है, वो ये देखेगा अच्छा अवेलेबल मेरे पास ये हैं, इन अवेलेबल को अगर मैं असाइन करूं इसको, तो क्या ये अपनी एग्जीक्यूशन कर सकता है। अब आप देख लें कि इसके अवेलेबल 2 हैं और इसकी रिक्वायरमेंट 6 है, तो ये अपनी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता। ये भी 2 अवेलेबल हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे भी अवेलेबल काम में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो ये अपनी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता।
ठीक है, अब वो उसके बाद नेक्स्ट देखेगा कि कौन ये नेक्स्ट वाला कर सकता है या नहीं, वो इसको देखेगा। अच्छा, इसके दो और दो पूरे, ये दो और ये दो भी पूरे, लेकिन ये अवेलेबल एक है और इसकी रिक्वायरमेंट दो है, तो ये वाला आपका जो है प्रोसेस ये भी अपनी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता। तो अब फिर क्या है कि अब देखें कि अवेलेबल जितने थे दो, दो और एक, और सेम उतने ही इसकी रिक्वायरमेंट थी दो, दो और एक, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है ये अपनी एग्जीक्यूशन कर सकता है। सबसे पहले तो ये करेगा, इसको अपनी क्यू में ऐड कर देगा कि P2 जो है ना सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब P2 एग्जीक्यूट होके जब फिनिश होगा तो अब क्या होगा कि ये आपके अवेलेबल रिसोर्सेज जो थे इसके अंदर जो P2 के पास ने पहले ऑक्यूपाई किए हुए थे रिसोर्सेज, ये सारे फ्री हो जाएंगे क्योंकि P2 की अपनी एग्जीक्यूशन होके फिनिश हो गया है। तो अब ये अवेलेबल रिसोर्सेज पहले दो थे, तो अब तीन मजीद इसमें ऐड हो जाएंगे, तो टोटल अवेलेबल आपके पास कितने हो जाएंगे, 5। अब इसी तरह ये दो थे, एक इसमें मजीद ऐड हो जाएगा और इसमें टोटल अवेलेबल हो जाएंगे 3। ये एक अवेलेबल था और ये दो मजीद फ्री होके आ गए, तो 2 और 1 3। तो अब आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज बढ़ गए, जबकि एक प्रोसेस भी आपका मेमोरी में से निकल गया है। अब ये आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, अब देखें इनको यूज़ करके क्या P0 को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो देखें आपके पास ये 5 हैं, जबकि यहाँ पे 6 चाहिए, तो पहले स्टेप पे ही आपको पता चल गया कि नहीं, आप इसको स्टिल अभी भी P0 एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो वो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको चेक करेगा, तो देखें नेक्स्ट जो है ना इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है क्योंकि 5 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, 2 रिक्वायरमेंट है। R1 के 3 भी अवेलेबल हैं और 2 रिक्वायर्ड हैं, R2 के भी 3 अवेलेबल हैं और 2 रिक्वायर्ड हैं। तो ये सक्सेसफुली अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा, तो ये इसे अपनी क्यू में डालेगा कि अच्छा इसके बाद P1 एग्जीक्यूट होगा। अब जब P1 अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा तो अब देखें ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे इनमें जो P1 वाले रिसोर्सेज थे ये सारे भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अपना फिनिश करके अपनी मेमोरी से निकल चुका है, तो ये जो रिसोर्सेज इसने ऑक्यूपाई किए हुए थे ये सारे रिलीज़ कर देगा। तो आप टोटल रिसोर्स कितने हो जाएंगे, 5 और 1 6। 6 रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हो गए। अच्छा, 3 और 2 5 रिसोर्स अवेलेबल हो गए R1 के, और इसी तरह 3 और 3 6 रिसोर्स अवेलेबल हो गए आपके पास R2 के। ये मतलब अब आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज आ गए। अब देखें आपके पास एक ही प्रोसेस है, क्या ये अब एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखें 6 अवेलेबल थे और 6 ही रिक्वायर्ड थे, 5 अवेलेबल थे 5 ही रिक्वायर्ड थे, और 6 अवेलेबल थे 4 रिक्वायर्ड थे, तो ये अब सक्सेसफुली इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती हैं। तो अब P0 भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये मतलब जो सीक्वेंस अब इस एल्गोरिदम ने क्या किया कि आपको एक सीक्वेंस निकाल के दे दिया है कि भाई आप इस तरह करो, पहले P2 को एग्जीक्यूट करवाओ, फिर P1 को करवाओ और फिर P0 को करवाओ। तो अब आपके इस केस के अंदर आपको कोई भी डेडलॉक नहीं मिलनी और ये आपका एक डेडलॉक फ्री सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, डेडलॉक फ्री सीक्वेंस है, या फिर इसे का एक दूसरा नाम है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, उसे आप कहते हैं सेफ सीक्वेंस। ये कौन सा सीक्वेंस है, सेफ सीक्वेंस है। ठीक है, और ये जो बैंकर्स एल्गोरिदम है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूजुअली ये आपसे पूछा जाता है कि भाई ये एक सिनेरियो आपको दे दिया गया है, आप इसमें बताएं क्या कोई सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आपको ये फाइंड करना होता है कि ये सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, P0 P1 दो प्रोसेस हैं और करंटली अगर इनके पास कोई एक रिसोर्स की बात कर लें, R0 कोई रिसोर्स है, 2 इंस्टांसेस हैं और 1 इंस्टांस है, और मैक्सिमम अगर इनकी रिक्वायरमेंट है 5 और 5। ठीक है, और फ्यूचर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, देखें 5 में से 2, 3 इसको मज़ीद चाहिए, 5 में से 1 गया, 4 इसको मज़ीद चाहिए। और अगर अवेलेबल आपके पास कितने, अगर जो रिसोर्स था आपके पास 2 और 1 3, और लेट्स से कि आपके पास 5 ही प्रिंटर थे क्योंकि मैक्सिमम 5 ही आपको चाहिए, तो 5 रिसोर्सेज थे आपके पास, मैक्सिमम आर 5 थे, तो अवेलेबल आर कितने हो गए, 5 में से 2 इस प्रोसेस ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई किए हुए हैं, 1 इस प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो आपके पास अवेलेबल कितने, 2 हैं। ठीक है, तो अब देखें इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए मज़ीद कितने प्रिंटर चाहिए, 3 चाहिए, और इसको एग्जीक्यूट होने के लिए मज़ीद कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो अब बेशक आप P0 को पहले करें और P1 को बाद में करें, या P1 को पहले करें और P0 को बाद में करें,
दोनों केसेस के अंदर आपका सेफ सीक्वेंस नहीं बनता, मतलब कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो ऐसी नहीं बनती कि आप डेडलॉक फ्री हो जाएं। तो इस सिनेरियो के अंदर आप कहते हैं कि भाई ये भी आपका क्या है, अनसेफ सीक्वेंस है, और ये भी आपका क्या है, अनसेफ सीक्वेंस है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ। सेफ सीक्वेंस क्या होता है कि सेफ सीक्वेंस वो है कि जिसमें आपकी डेडलॉक फ्री होता है, उसकी एग्जीक्यूशन के आपकी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उनको किसी खास पर्टिकुलर ऑर्डर से एग्जीक्यूट करें तो वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कोई डेडलॉक का इशू नहीं आएगा। और अनसेफ सीक्वेंस क्या होता है कि जिसके अगर आप फॉलो करें तो आपके पास डेडलॉक के आने के चांसेस हैं, डेडलॉक आपकी आ सकती है, तो आप उसे कहते हैं कि ये आपका अनसेफ सीक्वेंस है। तो अब जो स्टेट होती हैं, जो भी सिस्टम है, जिस बैंकर्स एल्गोरिदम आपको कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि उसकी सिस्टम की दो स्टेट्स हैं, एक को वो कहता है कि सेफ स्टेट है और दूसरी वो कहता है कि अनसेफ स्टेट है। ठीक है, और बैंकर्स एल्गोरिदम कहता है आपको कि अगर आपका कोई भी सिस्टम है, आप उस कहते हैं कि ये सेफ स्टेट में है, तो इट्स मीन एट लीस्ट वन सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कि आपके जो मतलब उसकी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है उसमें एटलीस्ट एक सेफ सीक्वेंस मस्ट है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक अगर मौजूद है तो आप कहते हैं ये आपका सिस्टम सेफ स्टेट में है। लेकिन अगर आपका नो सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट, कोई भी सेफ सीक्वेंस अगर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट्स का मतलब है कि ये अनसेफ स्टेट के अंदर आपका सिस्टम चला गया। तो ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम से रिलेटेड, कि बैंकर्स एल्गोरिदम है और उसके अंदर फ़र्ज़ किया कि भी 3 सेफ सीक्वेंस मौजूद हैं, तो बताएं सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है। तो एक भी अगर आपका सेफ सीक्वेंस मौजूद होगा तो वो सेफ स्टेट में है, अगर एक भी नहीं है तो वो अनसेफ स्टेट में है। तो ये तो दो टर्मिनोलॉजीज़ थी, सेफ स्टेट की और अनसेफ स्टेट की, इनका आपको पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन का, कि सेफ स्टेट क्या होती है कि अगर एटलीस्ट एक सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है तो आपका सिस्टम सेफ स्टेट में है, और अगर कोई भी सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो आपका सिस्टम अनसेफ स्टेट के अंदर है। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताई है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जिस तरह ये थी। ये मतलब आपसे अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सपोज़ करें कि आपके पास 3 प्रोसेस हैं और रिसोर्सेज उसी तरह हम लिख लेते हैं R1 R2, ये आपके एलोकेटेड रिसोर्सेज थे, और उसके बाद हम लिख लेते हैं कि ये रिक्वायर्ड मैक्सिमम रिक्वायर्ड लिख लेते हैं कि ये मैक्सिमम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले हमेशा क्या कर देंगे कि आप फ्यूचर रिक्वायरमेंट निकालेंगे कि फ्यूचर में प्रोसेस को फिनिश होने के लिए फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है और अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी तो उसके बाद आप सेफ और अनसेफ स्टेट के बारे में इजीली कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि आपको कह देते हैं कि भाई 1 2 3 4 0 1 2 2 1, मतलब ये कह देते हैं कि आपके ऑलरेडी एलोकेटेड रिसोर्सेज थे, और ये आपको यहाँ पे बता दिया जाता है कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या थी इनकी। फ़र्ज़ किया कि 3 4 2, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है जी, इसकी लिखते हैं 8 5 2 3 3 4 3, मतलब ये थे कि ये आपको मैक्सिमम रिक्वायर्ड थे। तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट आप कैसे निकालेंगे कि आप मैक्सिमम में से जो करंट एलोकेशन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको हमेशा फ्यूचर रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। और मैक्सिमम आपके कितने 3 है, उसमें से करंट को माइनस किया तो 2, 4 में से 2 को निकाल दिया तो 2, 8 में से 3 को निकाल दिया तो 5। ये भी आपके R0 R1 और R2 के बारे में ही है। सेम इसी तरह 5 में से 4 को निकाल दिया 1, 2 में से 0 को निकाल दिया 2,
तीन में से एक को निकाल दिया, ये तीन और ये एक, और इन दो आ गए। तीन में से दो को निकाल दिया तो एक, चार में से दो को माइनस कर दिया तो दो, तीन में से एक को माइनस कर दिया तो दो। ये मतलब आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट है। और अवेलेबल रिसोर्सेज आप कैसे निकालते हैं कि आपको एक तरीका तो ये है कि टोटल रिसोर्सेज बता दिए जाएँ कि भाई टोटल कितने, तो फिर आप उसमें से देख लेते हैं कि अच्छा एलोकेट कितने हो चुके हैं, तो आप अवेलेबल रिसोर्सेज निकाल लेते हैं। या फिर ये है कि आपको पहले ही बता दिया जाए कि अवेलेबल रिसोर्सेज कितने, तो आपको लेट से बता देते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जी, लेट्स सी कि दो, R0 के बारे में, R1 और R2, दो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं इसके। अच्छा, R1 के आपके पास कितने अवेलेबल हैं, इसके भी कह लें तीन अवेलेबल हैं, और R2 के कह लें लेट्स सी के तीन कह लें, दो कह लें, तीन कह लें कि ये आपके पास अवेलेबल है। अब आपके पास ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, बल्कि इसमें एक चीज़ हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ना ज़रा आइडिया क्लियर हो जाए। चलें ये कह देते हैं कि ये अवेलेबल रिसोर्सेज थे, दो, तीन और एक, ये अवेलेबल रिसोर्सेज थे और ये आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इन रिसोर्सेज के साथ ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। तो देखें, ये दो और ये दो तो पूरे हो गए, ये तीन है और ये दो भी पूरे हो गए, लेकिन ये एक है और ये आपके पाँच हैं। तो यहाँ पे आके आपकी प्रोसेस रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। अवेलेबल एक है, चाहिए आपको पाँच हैं, तो ये आप कहते हैं कि ये पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि भी ये रिसोर्सेज लेके अगर हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहें तो देखें, ये वाली तो एग्जीक्यूशन हो जाएगी, मतलब ये दो अवेलेबल हैं और ये एक चाहिए था, तीन अवेलेबल हैं, दो चाहिए थे, लेकिन एक अवेलेबल है और दो चाहिए हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और फिर इसी तरह तीसरा जो है ना उसको देख लें कि दो अवेलेबल हैं और एक चाहिए, ये तो हो सकता है। तीन अवेलेबल हैं और दो चाहिए, हो सकता है, लेकिन एक अवेलेबल है और दो चाहिए, ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। तो आप देख लें कि आप आपके पास कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जिसको अगर आप पहले, बाद में या किसी भी ऑर्डर में आप एग्जीक्यूट करवाएं तो ये आपका सक्सेसफुली ये तीनों प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो आप कहते हैं कि ये सिस्टम आपका इसके अंदर ज़ीरो सेफ सीक्वेंस है। और ज़ीरो सेफ सीक्वेंस का क्या मतलब है कि सिस्टम आपका क्या है, अनसेफ स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो एल्गोरिदम था कि आपने डेडलॉक अवॉइडेंस को ऑपरेट कैसे हो रहा है, यूज़ कैसे हो रहा है, लेकिन इस डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे हो रही है कि आप इस एल्गोरिदम को यूज़ करके सेफ सीक्वेंस निकालते हैं और फिर उस सेफ सीक्वेंस से जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं या अपने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो फिर आपकी डेडलॉक नहीं आती। तो इस तरह आप कहते हैं कि भाई आपने डेडलॉक अवॉइड कर ली है यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिथम के। थैंक यू।